तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके सीए फाउंडेशन वीडियोस में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीए फाउंडेशन के कोर्स का ओवरव्यू करा कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, कितने मार्क्स हम ला सकते हैं। और अब हमारी सीरीज़ जो है वो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस एनालिसिस की है, जिसमें सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर हमारा कौन सा है? अकाउंट्स, राइट भाई। सीए में आने का मेन रीज़न क्या है? कि हमारा अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, राइट। सो अकाउंटिंग पेपर में क्या क्या कंटेंट आने वाला है, क्या क्या सिलेबस आने वाला है, उसकी क्या वेटेज है हमारे एग्जाम्स के लिए, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, राइट। सो शुरुआत करते हैं। आईसीआई ने आपके सिलेबस को 5 पार्ट्स में, 5 सेक्शंस में डिवाइड करा है, राइट, और उसकी वेटेज भी अलॉट करी है, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट टू एनालाइज इन डिटेल कि व्हाट इज द वेटेज ऑफ दैट चैप्टर, व्हाट इज द वेटेज ऑफ दैट सेक्शन, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सको। देखो, ये बहुत ज़रूरी है प्रोफेशनल एग्जाम्स में कि हम अपने टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली करें, हम अपने पढ़ाई के टाइम को अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, अकॉर्डिंग टू द वेटेज अलॉटेड ही डिस्ट्रीब्यूट करें। तभी हम एक अच्छी इफेक्टिव तैयारी कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, राइट। तो जानते हैं सबसे पहला सेक्शन कौन सा दिया है? सबसे पहला सेक्शन है हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जैसे नाम ही बता रहा है कि इसमें मेनली थ्योरी है, मेनली कंसेप्ट्स हैं, मेनली अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है, जो हम स्टार्टिंग में, है ना, जब हम अकाउंट्स नई नई पढ़ना शुरू करते हैं तब समझते हैं, तब सीखते हैं। तो एक एक करके उसके चैप्टर्स पे जाते हैं, एक एक करके एनालाइज करते हैं कि हमें डिटेल में क्या पढ़ना है। इसकी हम लोग एक सीरीज ऑफ वीडियोस भी बनाएंगे, आगे चल के आपको डिटेल में मिलेगा, लेकिन फिलहाल एक ओवरव्यू कर रहे हैं व्हाट इज द सिलेबस। जो स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, जो 11th और 12th कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो रिलेट कर सकते हैं अपने सिलेबस से कि क्या क्या चीज़ आप ऑलरेडी 11th 12th में पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं, और बाकी चीज़ें जो थोड़ी बहुत नहीं हैं वो आप सीए फाउंडेशन में अपडेट कर लेंगे और अपनी पढ़ाई सही से कर लेंगे, राइट। तो पहला कंटेंट, पहला सेक्शन, जो पहला सेक्शन हमारे को दिया गया वो थ्योरी का दिया गया, जिसमें हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं? पहला, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, है ना, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें हमें अकाउंटिंग का मतलब, अकाउंटिंग की डेफिनेशंस याद है ना आपको? कितनी सारी डेफिनेशंस पढ़ी होंगी अपने, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, है ना, बहुत सारे ऑथर्स की डेफिनेशन दी गई हैं। तो वो सारी बातें इस चैप्टर में समझाई गई हैं, राइट। डिटेल में हम बाद में समझेंगे, अभी पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स। देखो, अकाउंटिंग की जो नींव है, अकाउंटिंग की जो बुनियाद है, वो किस पे टिकी है? अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स पे टिकी है, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पे टिकी है। वो आपको इस चैप्टर में ओवरव्यू दिया गया है। फिर अकाउंटिंग में जो एक मेन डिफरेंशिएशन है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अकाउंट्स में हम भाई क्या बनाते हैं? एक प्योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और एक बैलेंस शीट बनाते हैं। तो हाउ डू वी डिस्टिंग्विश कि कौन से अकाउंट्स, कौन से चीज़ें, कौन से लेजर्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे और कौन से आइटम्स बैलेंस शीट में जाएंगे? तो इसके लिए हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए? कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स की नॉलेज होनी चाहिए, जो आपको चैप्टर नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट यूनिट आपके पास आ गया अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या है ना, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अगर एक लेमन लैंग्वेज में बोलूँ, टेक्निकली तो आप बाद में पढ़ोगे ही ना, एक लेमन लैंग्वेज में पढ़ूँ कि जब भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं कि हम कोई अकाउंटिंग दो तरीके से कर सकते हैं या दो से ज़्यादा तरीक़ों से कर सकते हैं, उसमें से हमें कुछ चूज़ करना है, हमें कोई मेथड चूज़ करना है, हमें कोई काम करने का तरीका चूज़ करना है, तो वो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी बन जाती है। जैसे बहुत शॉर्ट एग्जांपल में समझाता हूँ, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने में हमें कौन कौन से मेथड समझाए जाते हैं, याद आ रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, वगैरह वगैरह। तो हम सारे मेथड्स थोड़ी चूज़ करेंगे, हम इनमें से एक मेथड चूज़ करेंगे, और जो मेथड हम चूज़ करेंगे वो ब्रॉडली क्या कहलाएगा? हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कहलाएगा। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट आ गया हमारी वैल्यूएशन, हमारी वैल्यूएशन टेक्निक्स, हमारी मेजरमेंट टेक्निक्स, कि हम अकाउंट्स में जो भी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, हिस्टोरिकल कॉर्ड पे रिकॉर्ड करते हैं सर, प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं सर, मार्केट वैल्यू या रिलाइजेशन वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं सर, तो वो कौन सी चीज़ कब काम आनी है वो इस चैप्टर में दिया गया है। और लास्ट दोस्तों, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि ये इंटर और फाइनल में कवर होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नंबर, उनके नाम थोड़े से आपकी नॉलेज के लिए दे रखे हैं। तो दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट सेक्शन, है ना। ये फर्स्ट सेक्शन की जो वेटेज दी गई है, देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 में से 5% या 10%, मतलब 5 मार्क्स और 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्टेड रहेंगे। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि इतना ही विंडो आए, है ना, थोड़ा सा इससे कम या थोड़ा सा इससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी अटेम्प्ट, बट ब्रॉडली एवरेज 5 से 10% इसकी वेटेज दी गई है।
ठीक है। लेकिन ये चैप्टर बेटे मार्क्स पे मत जाओ, थोड़ा सा ध्यान दो कि आपके कंसेप्ट्स के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, जब तक आपको अकाउंटिंग की समझ नहीं होगी, जब तक आपको अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स नहीं पता होंगे, तब तक आप आगे बहुत अच्छी अकाउंटिंग नहीं पढ़ पाएंगे। तो दिस चैप्टर इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज देन योर मार्क्स, राइट। तो डोंट इग्नोर इट। मेरे को पता है अकाउंटिंग में हम बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकल 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 करते रहो, सर बैलेंस शीट बनाते रहो, लेजर्स बनाते रहो। नहीं, रुकिए, पहले थोड़े से कंसेप्ट भी पढ़िए, पहले थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़िए, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, अकाउंटिंग प्रोसेस, है ना। अब देखो ये यूनिट बहुत बड़ा यूनिट है ना। ये यूनिट स्टार्ट होता है हमारी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने से। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स हम कहाँ से रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं सर, जनरल से रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। जनरल के बाद सर लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर जाके फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। और इसके बीच में बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो ज़्यादातर चैप्टर्स यहाँ पे कवर्ड हैं, राइट। तो पहला पार्ट उसमें हमारा अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स में जनरल, लेजर, कैश बुक, है ना, ये सारी चीज़ें, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये कवर कराई जाएंगी। इसके बाद ट्रायल बैलेंस के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मुझे पर्सनली देखो ये लगता है कि ये चैप्टर हमारे कोर्स के लिए, हमारी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्योंकि अकाउंट्स में अगर कोई एरर पाई जाती है तो उसे आप कैसे करेक्ट करते हैं, कैसे ठीक करते हैं, ये जानना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको छोटा सा हिंट दे दूँ, यहाँ पे देखिए एरर्स को डिवाइड करा गया है 3 पार्ट्स में, कि अगर कोई एरर्स पहले ही डिटेक्ट हो जाती हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही डिटेक्ट हो जाती हैं, उन्हें कैसे रेक्टिफाई करना है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पर फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले मिल जाती हैं तो उन्हें कैसे रेक्टिफाई करना है। और फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद मिलती हैं तो उन्हें कैसे सही करते हैं, ये हम यहाँ पे जानेंगे। उनकी स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में बांट के हम उसको यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बीआरएस। मुझे पता है ये तो आपका फेवरेट चैप्टर है, राइट। बीआरएस, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन। देखिए अभी तक क्या होता है, स्टॉक हमें ट्रायल बैलेंस में या जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, जो भी डाटा दे रखा होता है उसमें मेंशन होता है। बट ये स्टॉक निकालते कैसे हैं, इसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं, ये हम इस चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टॉक वैल्यूएशन। आपको पता है अकाउंट्स में कोई भी आइटम, स्पेशली अगर हम इन्वेंट्री की बात करें, स्पेशली अगर हम स्टॉक की बात करें, अगर हम स्टॉक की वैल्यूएशन को, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन को थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम कर दें तो इसका सीधा सीधा फर्क हमारे नेट प्रॉफिट पे पड़ेगा, इसका सीधा सीधा फर्क हमारी नेट वर्थ पे पड़ेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन सही होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसी तरह डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन भी चार्ज करना, सही मेथड से चार्ज करना बहुत ज़रूरी है ना। नंबर 1 डेप्रिशिएशन चार्ज करना, नंबर 2 डेप्रिशिएशन को सही मेथड से चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके टेक्निक्स, इसकी तरीके, इसके मेथड्स हमें डेप्रिशिएशन वाले चैप्टर में समझाए गए हैं। और लास्ट इस सेक्शन में है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स, है ना, BOE, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम इसे कहते हैं, या प्रॉमिसरी नोट हम इसे कहते हैं। ये भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, राइट। तो दिस इज होल योर सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 में। और इसकी वेटेज आप देख पा रहे हो, देखो काफ़ी सारी वेटेज है, 30 to 35%। और इनमें से ज़्यादातर चैप्टर्स वही हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्वेंट्री वाला चैप्टर शायद आपके सिलेबस में नहीं होगा, कुछ बोर्ड्स में है, कुछ बोर्ड्स में नहीं है, बट अदरवाइज बाकी सारे चैप्टर्स मोर और लेस आपने ओवरव्यू कर रखे, पढ़ रखे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा 11th-12th के स्टूडेंट्स को, कि बच्चों कभी कभी आपको लगेगा सर हमने ये 11th-12th में तो पढ़ रखा है, तो अब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हम ऐसे ही दे देते हैं। दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, अगर आपके कंसेप्ट ठीक हैं, आपकी प्रैक्टिस ठीक है, दे सकते हो। लेकिन देखो प्रोफेशनल एग्ज़ाम अब अकेडमिक नहीं है ना, तो उसको सही से रिवाइज करना, सही से ब्रशअप करना। जो चीज़ बाई चांस आपने 11th-12th में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी, वो उसको अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। देखो कोर्स कौन सा है हमारा, ये CA फाउंडेशन, फाउंडेशन बनानी है हमें, हमें एक बेस बनाना है अपना, ताकि आगे CA जर्नी में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए बच्चों डोंट इग्नोर दीज थिंग्स, है ना। आपको पता है ना पहले CPT एग्जाम होता था, है ना, CPT एग्जाम में अकाउंट्स के पेपर को ऑब्जेक्टिव पेपर कर दिया गया था। अब दोबारा से सब्जेक्टिव इसीलिए लाए हैं कि भाई हमारा बेस अच्छा सा बन जाए, हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। ताकि आगे की, देखो मैं हमेशा कहता हूँ फाउंडेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, फाउंडेशन तो एक एंट्रेंस एग्जाम हो गया, उसके बाद जब इंटर और फाइनल है वो असली पढ़ाई है CA की, वो तभी बढ़िया हो पाएगी जब आपकी फाउंडेशन की अकाउंटिंग बढ़िया होगी, 100% वाली, 100% वाली। डोंट टेक एनी चांस, राइट, गिव योर बेस्ट शॉट इन अकाउंट्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आया हमारा दोस्तों फाइनल अकाउंट्स।
अच्छा, फाइनल अकाउंट्स की अगर हम बात करें ना, तो मैं थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दूं। तो इंडिया में जब हम बिजनेस करते हैं, तो जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, कितनी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं हमारी। एक हम प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करते हैं, राइट। दूसरा पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, ठीक है। तीसरा कंपनी फॉर्म में करते हैं, यस और नो, ये बातें समझ में आ रही हैं। अब ये सब थोड़ी सी प्रॉफिट मेकिंग हो गई। अगर नॉट प्रॉफिट मेकिंग है तो हम उसे क्या कहते हैं, एनपीओ। तो आगे की यूनिट्स में, आगे के चैप्टर्स में यही सारे चैप्टर्स आपको बताए गए, राइट। और इसके अलावा एक और चैप्टर जो ऐड ऑन करा गया है इस बार, वो है सिंगल एंट्री सिस्टम वाला चैप्टर, है ना। मैं इसलिए सिंपल वाला नाम ले रहा हूँ क्योंकि इस नाम से आप इस चैप्टर को पहचानते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अभी बात करते हैं सिलेबस में, बात करते हैं कि ये चैप्टर्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे कवर हो रहे हैं और इनकी क्या क्या वेटेज हैं। तो देखिए, सेक्शन नंबर 3 पे आते हैं। सेक्शन नंबर 3 कह रहा है फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। बहुत इजी, फेवरेट चैप्टर। सर ट्रायल बैलेंस दे रखा है, करना ही क्या है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बैलेंस शीट बनानी है, राइट। अच्छा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट तो हमें आती है। क्या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी आता है? मे और मे नॉट भी आपने ये 11th-12th में पढ़ा हो, तो इसलिए आपको अपडेट करना है ना। पहले तो नॉर्मल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंट्स प्रैक्टिस करने हैं और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस की भी प्रैक्टिस करने हैं, डोंट फॉरगेट इट। उसके बाद एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें हम क्या क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या बैलेंस शीट बनाते हैं, है ना। तो वो कैसे बनेंगी वो इस चैप्टर में जानेंगे। और जैसे मैं अभी बात कर रहा था, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अगर हमने प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं बनाए, हमने डबल एंट्री सिस्टम नहीं मेंटेन करा, हमारी सिंगल एंट्री सिस्टम है, प्रॉपर नहीं है अकाउंट्स, तो हम कैसे अपने अकाउंट्स बनाएंगे। तो दैट इज अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सेक्शन नंबर 3, जिसकी वेटेज 20 to 25% है ना। अब यहाँ से आप देखो, थोड़ा सा आइडिया भी ले सकते हो कि ये 3 यूनिट है यहाँ पे, है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप, एनपीओ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हो सकता है एग्जामिनर इन तीनों में से थोड़ा थोड़ा दे दे, बट मार्क्स कम है, 20 to 25% है, तो हो सकता है 2 ही चैप्टर में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, है ना। तो अकॉर्डिंगली जब हम डिटेल में सिलेबस पढ़ेंगे, तो वो जानेंगे कि किस किस चैप्टर को ज़्यादा वेटेज है, किस चैप्टर को कम है, किस में बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, किस में छोटा क्वेश्चन आ सकता है ना। प्रोबेबिलिटी बेस, वैसे तो कुछ नहीं पता, आईसीआई कितने साल हो गए एग्जाम पेपर बताते हुए, नो बडी कैन प्रिडिक्ट, है ना, कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आने वाला है, राइट। बट फिर भी, है ना, बेस्ड ऑन दी पास्ट एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन दी इकोनॉमी पैटर्न, हम लोग ये थोड़ा सा फोरकास्ट कर सकते हैं कि कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन कब एक्सपेक्टेड है, राइट। तो वो हम जब हम सिलेबस पढ़ते हैं उसके दौरान चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कौन सा बचा, अब नेक्स्ट कौन सा दिख रहा है आपको, फोर्थ। बड़ा अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये तो आप में से सभी का फेवरेट भी हो सकता है ना, मेरा भी फेवरेट था जब हम पढ़ रहे थे। कौन सा, पार्टनरशिप सर, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप रिकॉल हो रहा है, क्या 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 पढ़ते थे उसमें, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ द पार्टनर, और कई सिलेबस में तो डिसोल्यूशन, राइट। तो यही सारी बातें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गई हैं, है ना। यहाँ पे बताई गई हैं कि पहले फाइनल अकाउंट्स, फिर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इंट्रोडक्शन, डिसोल्यूशन, है ना। ये सारी बातें आपको इस यूनिट में पढ़नी पड़ेंगी। और देखिए, इस यूनिट की अकेले की वेटेज 15 to 20% है। पिछले 3 चैप्टर्स कंबाइंड करके उसकी वेटेज 20 to 25% थी, यहाँ पे अकेले की है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चैप्टर तो आना ही आना है सर। और इसमें ऐड ऑन क्या हुआ है, नया क्या आया है, 2024 में नया चैप्टर कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ है, डिसोल्यूशन। तो इसके आने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ जाते हैं, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग जब सीए बन जाएंगे तो अपना कैरियर किस फील्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, है ना, कंपनीज के काम करेंगे सर, बड़ा काम करेंगे। तो बड़ा काम करने के लिए बड़ी नॉलेज भी तो होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज भी तो होनी चाहिए, बढ़िया तरह से हमें कंपनी के फॉर्मेट्स आने चाहिए, कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनते हैं, उसका एनालिसिस कैसे होता है, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो उसको पहले एक बार रिकैप तो कर लेते हैं, है ना। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जिंदगी भर, है ना। फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, आगे करियर में आपके, आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ही डील करना है बच्चों। तो इसलिए दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन यू कैन से द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज लाइक पार्टनरशिप, 15 to 25%, 15 to 25%, ज़्यादा कर दी, और है ना, वहाँ पे 20 थी, यहाँ पे 25 कर दी, राइट। तो इसका मतलब इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस चैप्टर्स। शुरुआत में शेयर्स डिबेंचर्स के बारे में बताया गया है, उनका इशू, उनका फॉर फीचर, उनका री इशू। आई होप आप रिकॉल कर पा रहे हो ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो एक नया चैप्टर ऐड हुआ है वो क्या है, रिडेम्पशन ऑफ
प्रेफरेंस शेयर पहले भी था फाउंडेशन में, फिर हटा के इंटर में डाल दिया, अब वापस फाउंडेशन में लिया है, क्योंकि एक फ्लो में चलता है, कंप्लीट नॉलेज हो जाती है, तो इसलिए वापस फाउंडेशन में आ गया। तो अगेन ये चैप्टर इस बार के लिए एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2024 एग्जाम्स में जो जो एडिशन हुए ना, अभी हम दोबारा से रिकैप करते हैं, जो जो एडिशन हुए वो आने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं, तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। उससे पहले एक लास्ट टॉपिक और समझ लेते हैं, अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। समझते हैं ना, बोनस इशू कौन से, जो फ्री में दे दिए, है ना, राइट इशू कौन से, जो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट दिया, है ना, तो उनकी अकाउंटिंग कैसे होनी है, उनकी जनरल एंट्रीज कैसे बननी है, वो सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। ये दोनों ही चैप्टर्स आपके कोर्स में ऐड ऑन हुए हैं, न्यू आए हैं, है ना। तो एक बार जो जो चीज़ें नई हैं वो ऐड कर लेते हैं, वो लिख लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि भाई ये बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना। तो एक बार जल्दी से देखो, जो जहाँ मैं एन लिख रहा हूँ वो क्या मतलब हुआ, न्यू चैप्टर्स इंट्रोड्यूस्ड, न्यू चैप्टर्स इंट्रोड्यूस्ड, है ना। ये चैप्टर्स पहले नहीं थे, अभी नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो इनके आने के चांसेस आपके पास कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। बाकी सारे ट्रेडिशनल चैप्टर्स हैं, सालों से आ रहे हैं। इनके पुराने चैप्टर्स में एक फ़ायदा है, पुराने चैप्टर्स में हमें एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा, पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि पहले कौन कौन से क्वेश्चंस आ रखे हैं। जो नए चैप्टर इंट्रोड्यूस हुए हैं, कुछ पहले फाउंडेशन में थे, फिर इंटर में चले गए, तो कई बार आपको इंटर का पेपर देखना पड़ेगा, कई बार आपको फाउंडेशन का पेपर देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि इन चैप्टर्स में से, नए वाले चैप्टर्स में से कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के कब कब एग्जाम्स में आए हैं, राइट। बट मैं फिर से कहूँगा, नए चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, वेटेज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, कितने वेट का, कितने मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ से एक्सपेक्टेड है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी फ्रेम करिए, है ना। जिन बच्चों पे टाइम कम है वो ध्यान से, जिनका जून अटेम्प्ट है, तो वो ध्यान से ये चीज़ देखो कि भाई कौन सा चैप्टर हमें पहले पढ़ना है, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ना है। जिनका लेटर अटेम्प्ट है, दिसंबर अटेम्प्ट है, वो आराम से कर सकते हैं, वो डिटेल नॉलेज में कर सकते हैं। और अब तो आपको पता ही है, आईसीएआई ने अनाउंस कर दिया है कि अब आपके एग्जाम्स 2 बार नहीं, कितनी बार, हाँ 3 बार, 3 बार आपके एग्जाम्स हुआ करेंगे, जिसकी डिटेल्ड वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। उससे पहले हैप्पी लर्निंग, आप अकाउंट का सिलेबस दोबारा से रिकॉल करिए और अपनी प्लानिंग करिए। अगर आपको किसी भी चीज़ में मेरी हेल्प की ज़रूरत है, हमारी काउंसलिंग टीम से आप संपर्क कर सकते हैं और उसमें गाइडेंस ले सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय, थैंक यू।